सोच कर देखो, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी को इस तरह तोड़ दे कि सब कुछ बिखर जाए और फिर सालों बाद वही इंसान वापस आए सिर्फ माफी मांगने के लिए, तो क्या तुम माफ कर दोगे या फिर बदला लोगे? ये कहानी है अमिताभ मलिक की, एक ऐसा नाम जो शायद आज गुमनाम है, लेकिन कभी उसकी कहानी इंसानियत की सबसे गहरी परतों को छू कर निकली थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बांदा का रहने वाला अमिताभ एक साधारण घर में पला बढ़ा। उसका घर रेलवे लाइन के ठीक सामने था और हर सुबह उसकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि ट्रेन की सीटी की आवाज से खुलती थी। किसी के लिए वह शोर हो सकता था, लेकिन अमिताभ के लिए वह सपना था, हर रोज जागने की एक वजह। उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे और घर में रेलवे की पुरानी मैनुअल्स, नक्शे, सिग्नलिंग डायग्राम बिखरे रहते, और तभी उसने तय किया वह सिर्फ रेलवे में नौकरी नहीं करेगा, वह रेलवे का दिमाग बनेगा। 1941 देश अब भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। उसी साल अमिताभ को ब्रिटिश इंडियन रेलवे में सिग्नल इंजीनियर की पोस्ट मिली। उसके गांव वाले रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन किस्मत में शायद सिर्फ स्टेशन की सीटी नहीं, युद्ध की गोलियों की आवाज भी लिखी थी। 1942 की शुरुआत। अमिताभ को सिंगापुर भेजा गया। उसका काम था एलाइड फोर्सेस की सप्लाई ट्रेनों को संभालना, लेकिन फरवरी 1942 में जापान ने सिंगापुर पर हमला कर दिया। शहर टूट चुका था। करीब 80,000 एलाइड सैनिक बंदी बना लिए गए। उनमें से एक था अमिताभ। जिन हाथों ने सिग्नल डायग्राम बनाए थे, अब उन्हीं हाथों को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। उन्हें थाईलैंड और बर्मा के बीच एक रेलवे लाइन बनाने के लिए ले जाया गया, जिसे इतिहास ने नाम दिया डेथ रेलवे। जंगलों के बीच कीचड़, मच्छरों और मौत के सन्नाटे में एक रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। न कोई मशीन थी, न इलाज, न ढंग का खाना, सिर्फ लकड़ी की छड़ियाओं, घना हुआ जंगल और जापानी गार्ड्स का अत्याचार। गार्ड्स को अमिताभ पर शक था कि वह दूसरे बंदियों को भागने में मदद कर रहा है, और वहीं शुरू हुआ अत्याचार। उसे बांस की छड़ी से पीटा जाता, घंटों पानी में खड़ा रखा जाता, भूखा छोड़ा जाता और रातों को नींद नहीं लेने दी जाती। लेकिन इन सब के बीच एक रात कीचड़ में बैठे अमिताभ ने अपने पास बैठे एक ब्रिटिश कैदी से फुसफुसाकर कहा, "ये मेरा शरीर तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा दिमाग नहीं।" अब उसके लिए स्टेशन की सीटी नहीं बजती थी, अब बजती थीं चीखें, गोलियों की आवाज और घायल आत्माओं की कराहें। 1945 जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म हुआ। अमिताभ समेत बाकी बंदी आजाद कर दिए गए। जब वह भारत लौटा, उसके बाल सफेद होने लगे थे, हाथ कांपते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कविता नाम की एक स्कूल टीचर से शादी की, 2 बच्चे हुए, और उसने फिर से रेलवे की नौकरी शुरू की। अब एक आजाद भारत में बाहर की दुनिया में सब कुछ पहले जैसा दिखने लगा था, लेकिन उसके भीतर एक युद्ध अब भी जारी था। बारिश होती तो उसे वह जंगल याद आ जाता, ट्रेन की सीटी सुनकर वह कांप उठता, रातों को डरावने सपने उसे जगा देते और सुबह तक उसकी आंखें सूजी रहती। कविता जानती थी कि कुछ है जो अमिताभ ने कभी नहीं कहा, और वह भी जानता था कि कहकर क्या बदलेगा। 1987 एक दिन कविता को जापान की एक स्वयंसेवी संस्था NGO से चिट्ठी मिली। एक बुजुर्ग व्यक्ति, हिरोशी तनाका, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी कैंप में प्रहरी था, अब माफी मांगना चाहता है। उसके पास जीवन का ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जो कुछ उसने किया उससे वह टूट चुका है। अमिताभ ने चुपचाप चिट्ठी ली और उसमें लगी तस्वीर को देखा। चेहरा बुजुर्ग था, लेकिन आंखें वही थीं, वही चेहरा जिसने उसे घसीटा था। उस रात अमिताभ एक पल को नहीं सो सका। मन में गुस्सा था, डर था, उलझन थी। कविता ने धीरे से उसका हाथ थामा और पूछा, "क्या आप मिलेंगे उससे?" अमिताभ ने रूखी आवाज में कहा, "नहीं जानता, मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा।" कविता ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, "कभी कभी जवाब मिलने के लिए डर का सामना करना पड़ता है, भागने से नहीं।" अगले ही हफ्ते अमिताभ ने जापान की टिकट बुक कर ली। वह वृद्धाश्रम छोटा था, हवा में दवाओं और बुढ़ापे की महक घुली थी। जैसे ही अमिताभ कमरे में दाखिल हुआ,
सामने एक झुका हुआ कांपता सा इंसान खड़ा था, हिरोशी तनाका। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखें नीचे कर ली। मैंने आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं कायर था, मुझे माफी योग्य न समझिए, लेकिन फिर भी माफी मांग रहा हूं। अमिताभ चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुमने मेरा शरीर तोड़ा, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उस कमरे में जहां दो जिंदगियों ने सबसे बुरा देखा था, वहीं दो इंसानों ने इंसानियत को फिर से गले लगाया। भारत लौटने के बाद अमिताभ ने लिखना शुरू किया, सिर्फ उस युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि उस खामोशी के बारे में जो युद्ध के बाद उसके अंदर थी। उसने पीटीएसडी, युद्धघात जनित तनाव विकार से जूझ रहे सैनिकों के लिए एक सहारा समूह, सपोर्ट ग्रुप बनाया। कॉलेजों में व्याख्यान दिए, माफी, आघात, ट्रॉमा और उपचार, हीलिंग पर। उसकी किताब दिल के ट्रैक्स कई भाषाओं में अनुवादित हुई। लोग उसकी कहानी पढ़ते, रोते और फिर खुद को थोड़ा और समझने लगते। 1999 अमिताभ मलिक इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी बांदा स्टेशन के प्रतीक्षालय की एक दीवार पर उनकी एक तस्वीर टंगी है। नीचे लिखा है, अमिताभ मलिक, एक ऐसा आदमी जिसने नफरत में भी इंसानियत ढूंढ ली। यह कहानी हमें सिखाती है, बदला लेना आसान है, लेकिन माफ करना सिर्फ वही कर सकता है जिसने अंधेरे में भी उजाला देखा हो।